हेलो फ्रेंड्स, आइए आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पॉलीटेक्निक ज्ञान में। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मशीन फर्स्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि डिप्लोमा सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस है। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मशीन फर्स्ट। तो हम सबसे पहले मशीन फर्स्ट की सिलेबस को डिस्कशन करेंगे कि हमारा मशीन फर्स्ट का सिलेबस क्या है। तो फ्रेंड्स, पहला चैप्टर है हमारा जनरलाइज्ड ट्रीटमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स एंड दूसरा चैप्टर है डीसी मशीन। दूसरे चैप्टर में हम डीसी मशीन के बारे में पढ़ेंगे और तीसरा चैप्टर है आर्मेचर रिएक्शन ऑफ एंड कम्यूटेटर या कम्यूटेशन। तो हम आर्मेचर रिएक्शन और कम्यूटेशन के बारे में इसमें पढ़ेंगे। एंड फोर्थ चैप्टर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनके बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे। एंड डीसी मोटर, फिफ्थ चैप्टर है आपका डीसी मोटर। हम डीसी मोटर के बारे में पढ़ेंगे। एंड सिक्स चैप्टर है स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। तो हम डीसी मोटर के स्पीड को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। एंड सेवन चैप्टर आपका आ जाता है ट्रांसफार्मर। इसमें हम ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सिंगल फेज, थ्री फेज ट्रांसफार्मर होता है और ऑटो ट्रांसफार्मर होता है। मतलब ट्रांसफार्मर में हम ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे उसमें ऑटो ट्रांसफार्मर और थ्री फेज ट्रांसफार्मर, ये सब पढ़ेंगे। आठवां चैप्टर है आपका थ्री फेज ट्रांसफार्मर। तो थ्री फेज ट्रांसफार्मर वाले चैप्टर में हम थ्री फेज के बारे में पढ़ेंगे। नाइन्थ चैप्टर है आपका मेटेलिक रेक्टिफायर। तो हम मेटेलिक रेक्टिफायर के बारे में अध्ययन करेंगे। एंड टेंथ चैप्टर है आपका अल्टरनेटर। तो हम अल्टरनेटर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, आपके पहले चैप्टर के बारे में हम स्टडी करते हैं। पहला चैप्टर हमारा क्या है? तो पहला चैप्टर है हमारा जनरलाइज्ड ट्रीटमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन। इसमें आपको बेसिक नॉलेज दी जाएगी। पहले चैप्टर में बेसिक नॉलेज दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, हम मशीन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम मशीन को अगर पढ़ेंगे तो हम मशीन को पढ़ने से पहले हम मशीन को जब चलाएंगे तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो उससे पहले हमें मशीन से पहले हमें ऊर्जा के बारे में जानना चाहिए कि ऊर्जा होती क्या है। ऊर्जा को होती क्या है? ऊर्जा की जो डिफिनेशन होती है वो हम कार्य करने की क्षमता जो हमारे अंदर होती है, कार्य करने की क्षमता, उसे ही हम ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ऊर्जा की जो डिफिनेशन साइंटिफिक ने दी है, मतलब साइंटिस्ट लोगों ने जो ऊर्जा की डिफिनेशन दी है, तो हमारी वो ऊर्जा की डिफिनेशन है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो नष्ट किया जा सकता है। इसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। मतलब आप एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हो, लेकिन ऊर्जा ना तो नष्ट होती है और ना ही उत्पन्न की जा सकती है। ऊर्जा ना तो नष्ट होती है और ना ही उत्पन्न की जा सकती है। इसे केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स, जैसे आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिए, तो आप मैकेनिकल एनर्जी को जनरेटर की सहायता से आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त कर सकते हो। जनरेटर की सहायता से आप मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे ही अगर आपको मैकेनिकल एनर्जी चाहिए तो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मोटर की सहायता से मैकेनिकल एनर्जी पा सकते हो। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। तो हम कैसे एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो एनर्जी दो प्रकार की होती है। पहली होती है काइनेटिक एनर्जी एंड दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसे हम हिंदी में गतिज ऊर्जा बोलते हैं, जो कि जिसका फॉर्मूला होता है ½ mv²। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ½ mv² होता है, ½ mv² जूल। और दूसरा जो पोटेंशियल एनर्जी है, इसको हम स्थैतिक ऊर्जा बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है mgh जूल। तो
फ्रेंड्स, हमने एनर्जी के बारे में पढ़ लिया। अब हम मशीन के बारे में पढ़ेंगे कि मशीन क्या होता है। तो फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले मशीन के बारे में पढ़ना है। अब हम एनर्जी के बारे में जान चुके हैं कि एनर्जी होती क्या है, तो हम एनर्जी जब जान चुके हैं तो मशीन को कैसे चलाएंगे वो भी हमें एनर्जी से हम मशीन को चलाएंगे। तो हम मशीन को सबसे पहले जान लेते हैं कि मशीन होती क्या है। मशीन को हम ऐसे डायरेक्ट तो नहीं चला सकते बिना मशीन के बारे में जाने, तो हम पहले मशीन के बारे में पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे कि मशीन होती क्या है। तो फ्रेंड, मशीन की जो डिफिनेशन है वह चलित युक्ति जो ऊर्जा का रूपांतरण करती है मशीन कहलाती है। वही मतलब चलित युक्ति जो ऊर्जा का रूपांतरण करती है मशीन कहलाती है। जैसे कि जनरेटर हो गया, वो जनरेटर क्या काम कर रही है, ऊर्जा का रूपांतरण ही तो कर रही है। वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर रही है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रही है। तो जनरेटर हमारा क्या हो गया, एक मशीन ही तो हो गई ना। तो हम जनरेटर को क्या बोलेंगे, मशीन बोलेंगे, जो कि ऊर्जा का रूपांतरण कर रही है, मतलब कन्वर्जन कर रही है। और मोटर क्या है, मोटर भी एक मशीन है, क्योंकि मोटर भी तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करती है। तो मोटर भी हमारा एक मशीन ही हो गया। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मशीन क्या होती है। मशीन का सिंपल सा डिफिनेशन है कि जो मशीन एक ऐसी चलित युक्ति है जो कि ऊर्जा का रूपांतरण करती है, ऊर्जा का कन्वर्जन करती है, वो हमारी क्या कहलाती है, मशीन कहलाती है। अब मशीन हमारी दो प्रकार की होती है, एक जनरेटर, एक मोटर। तो जनरेटर का क्या काम होता है, हमने अभी आपको बताया आगे कि जनरेटर क्या करती है। जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा मतलब मैकेनिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करती है। तो जनरेटर की डिफिनेशन यह हो गई कि यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है या बदलता है। और मोटर क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो जनरेटर का काम यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना होता है और मोटर का काम विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना होता है। तो आगे फ्रेंड्स, डीसी मशीन क्या होती है, आप लोगों को हम डीसी मशीन बताते हैं। जो मशीन दृष्ट धारा उत्पन्न करती है डीसी मशीन या डीसी सोर्स कहलाती है। दृष्ट धारा मतलब डायरेक्ट करंट, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। जो मशीन दृष्ट धारा या डायरेक्ट करंट उत्पन्न करती है उसको हम डीसी मशीन बोलते हैं। इसका सिंबल ये है कि ये जो डीसी मशीन होती है हमेशा ये पॉजिटिव साइकिल में चलती है। ये डायरेक्ट होती है और ये हमेशा पॉजिटिव साइकिल में चलेगी। ये पॉजिटिव से निगेटिव नहीं जाती। ये हमेशा डीसी की खासियत है कि यह हमेशा पॉजिटिव साइकिल में ही चलती है। और दूसरा हो गया एसी मशीन। एसी मशीन क्या होती है, वह मशीन जो परिवर्तित होती रहती है। वह मशीन जो परिवर्तित होती रहती है। परिवर्तित होती रहती है का मतलब है कि पॉजिटिव साइकिल से निगेटिव साइकिल में जाती है एंड फिर निगेटिव साइकिल से पॉजिटिव साइकिल में आती है। मतलब वो लगातार साइकिल की तरह चक्कर लगाती रहती है। तो उसका मतलब हो गया परिवर्तित होना, पॉजिटिव से निगेटिव, निगेटिव से पॉजिटिव में परिवर्तित होती रहती है। तो ये जो ग्राफ है हमारा, ये ग्राफ है एसी का। तो एसी को हम अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, जो पॉजिटिव से निगेटिव, निगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से निगेटिव, निगेटिव से पॉजिटिव ऐसे चलती रहती है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो ऊपर वाला होता है ये इसको हम पॉजिटिव बोलते हैं और जो नीचे होता है उसे हम निगेटिव बोलते हैं। तो एसी जो है ये एक बार पॉजिटिव साइकिल चलती है, एक निगेटिव साइकिल चलती है, फिर एक बार पॉजिटिव चलती है, फिर एक बार निगेटिव चलती है, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, ऐसे चलती रहती है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि एसी मशीन वह होती है
जो परिवर्तित होती रहती है। अल्टरनेट मतलब अल्टरनेट कर कर के चलती है, एक बार पॉजिटिव तो एक बार निगेटिव, एक बार पॉजिटिव तो एक बार निगेटिव, एक बार पॉजिटिव तो एक बार निगेटिव, ऐसे चलती रहती है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन क्या होता है। तो इलेक्ट्रिकल मशीन वह होता है, वह मशीन जो विद्युत ऊर्जा का आदान प्रदान करती है, इलेक्ट्रिकल मशीन कहलाती है। ऐसी मशीन जो विद्युत ऊर्जा का आदान प्रदान करती हो वो इलेक्ट्रिकल मशीन कहलाती है। जैसे कि फ्रेंड्स मशीन है, कोई भी मशीन वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रही हो या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर रही हो, तो क्या कहलाए, वो मशीन क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिकल मशीन कहलाएगी। जैसे कि हमारा जनरेटर एंड मोटर, ये हमारे क्या है, इलेक्ट्रिकल मशीन है। वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। अगला है फ्रेंड्स फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडे का नियम क्या है, आइए हम जानते हैं कि फैराडे का नियम क्या है। इसकी डिफिनेशन है, जब कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड को काटता है या चुंबकीय क्षेत्र किसी कंडक्टर को काटता है तो कंडक्टर में एक वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है। इसका मतलब ये है फ्रेंड कि अगर हमने यहाँ पे ऐसे कोई, ये मैग्नेटिक फील्ड है, समझ जाइए ये मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पे एक कंडक्टर रखा है, तो ये जो हमारा कंडक्टर है इस मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रहा है, या फिर हमारा यहाँ पे ऐसे कोई कंडक्टर रखा है और यहाँ पे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर को कट करे या कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को कट करता है। तो फिर अगर कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को कट करे या फिर मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर को कट करता है तो उसमें हमारा एक वोल्टेज उत्पन्न होता है। वोल्टेज मतलब ईएमएफ उत्पन्न होता है, ईएमएफ उत्पन्न होता है। तो फ्रेंड्स यही है फैराडे का नियम कि मतलब जब या तो कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को कट करे या तो मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर को कट करे तो हमारा जो परिपथ होता है उसमें एक ईएमएफ या वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है। इसे ही हम फैराडेज लॉ बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला जो होता है इज इक्वल टू वी एल वी साइन थीटा होता है। वी एल वी साइन थीटा वोल्ट में होता है। जो हमारा वोल्टेज होता है या ईएमएफ होता है उसका हम जो उसकी यूनिट होती है वो वोल्ट होती है। तो ये हमारा जो है विद्युत वाहक बल होगा वो गतिक उत्पन्न विद्युत वाहक बल होगा, इसलिए इसे हम डायनेमिक इंड्यूस ईएमएफ बोलेंगे। तो फ्रेंड्स हम ये जो हमारा थीटा है इसको हम किसी भी एंगल पे रखते हैं तो देखते हैं कि इसका मैक्सिमम मान किस एंगल पर प्राप्त होगा। तो जब हम सबसे पहले 0 डिग्री रखते हैं, इस थीटा के स्थान पे हम सबसे पहले 0 डिग्री रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप साइन थीटा है, साइन थीटा की वैल्यू थीटा के स्थान पे मतलब थीटा के स्थान पे आप 0 रखेंगे तो साइन 0 थीटा की वैल्यू होती है, सॉरी साइन 0 की वैल्यू होती है 0। साइन 0 की वैल्यू 0 होगी तो हमारा जो ईएमएफ होगा वो 0 होगा। एंड अगर हम थीटा के स्थान पे 90 डिग्री रखें, थीटा के स्थान पे 90 डिग्री रखें तो हमारा साइन 90 डिग्री का 90 डिग्री 1 होता है। साइन 90 डिग्री 1 होता है तो 90 डिग्री पे 1 मिल रहा है, 1 हमारी मैक्सिमम वैल्यू है। तो हमें ई का मान जो हमारा ईएमएफ मिल रहा है वो मैक्सिमम मिल रहा है। साइन 90 पे हमारा जो ईएमएफ मिल रहा है वो मैक्सिमम मिल रहा है। तो अगला है फ्रेंड्स, अगर हम ये आप तीसरा देखिए, अगर हम साइन थीटा के स्थान पे 180 डिग्री रख रहे हैं तो 180 डिग्री रखेंगे तो हमारा साइन 180 डिग्री जो होगा वो साइन 180 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो 0 डिग्री होती है।
साइन 180 की वैल्यू 0 डिग्री होती है। तो इसमें भी हमारा EMF जो होगा वो मिनिमम होगा, मतलब 0 प्राप्त होगा। ई की वैल्यू हमारी 0 प्राप्त होगी, मतलब कि साइन 0 और साइन 180 डिग्री पे हमें EMF 0 प्राप्त हो रहा है। और फिर अगला देख लेते हैं 4th नंबर। फ्रेंड्स, अगर हम 270 रखेंगे, अगर हम थीटा की वैल्यू 270 रखते हैं तो हमारा प्राप्त होता है, जो हमारा EMF प्राप्त होता है वो माइनस में प्राप्त होगा। तो उसकी वैल्यू जो EMF की वैल्यू होगी हमको निगेटिव प्राप्त होगी। तो निगेटिव, अगर माइनस में कोई भी वैल्यू माइनस में होती है तो वो छोटी वैल्यू होती है, वो 0 से भी छोटी वैल्यू होती है। तो ये जो हमारा 270 पे हमें प्राप्त होगा वो निगेटिव साइन में, मतलब निगेटिव साइन में सबसे बड़ी वैल्यू प्राप्त होगी, मतलब जीरो से जो छोटी वैल्यू है वो प्राप्त हो जाएगी हमें। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही अगर हम 360 डिग्री रख के देखें तो हमें साइन थीटा के स्थान पे अगर हम 360 डिग्री रखते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होगा, तब भी हमारा ई की वैल्यू, हमारा EMF जो होगा वो 0 प्राप्त होगा। तो फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा साइन 0, साइन 180 एंड साइन 360 की वैल्यू जो है वो हमें ई की वैल्यू जो है वो 0 प्राप्त होगी। 0, 180 और 360 पे हमें EMF 0 प्राप्त होगा। एंड 90 डिग्री पे हमें साइन की EMF की वैल्यू सबसे मैक्सिमम प्राप्त होगी। और 270 पे साइन की EMF की वैल्यू हमें निगेटिव में सबसे बड़ी प्राप्त होगी, मतलब निगेटिव में सबसे बड़ी, मतलब सबसे छोटी वैल्यू हमें 270 पे मिलेगी और सबसे बड़ी वैल्यू हमें 90 डिग्री पे मिलेगी। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं। यदि आपको समझ में आ रहा है तब भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स, आइए हम मतलब इसका ग्राफ बना लेते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये हमारा ग्राफ ऐसे बनेगा। तो 0 डिग्री हमारी यहाँ पे सेंटर पे होती है, जो हमारा ओरिजिन होता है इस पे। इसके बाद यहाँ पे समझ लीजिए आपका 90 डिग्री है, 90 डिग्री। एंड यहाँ पे 180 डिग्री है, यहाँ पे 270 डिग्री है, यहाँ पे 360 डिग्री है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मिलाना है इसको तो हमको 0 डिग्री पे हमें 0 वैल्यू प्राप्त हुई थी और 90 डिग्री पे हमें मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त हुई थी, सबसे अधिक। तो हमारा 1 यहाँ पे है समझ लीजिए, तो यहाँ पे है ऐसे मान लीजिए। तो हम ऐसे मिलाएंगे इसको, फिर 180 पे हमको 0 प्राप्त हुआ था तो हम ऐसे 0 यहाँ पे 0 पे आ जाएंगे। फिर हमें 270 पे सबसे मिनिमम वैल्यू प्राप्त हुई थी, तो समझ आइए हमारा यहाँ पे सबसे मिनिमम वैल्यू होगी। तो इसको हम ऐसे मिलाएंगे तो यहाँ पे हमारी सबसे मिनिमम वैल्यू प्राप्त होगी। फिर हम इधर से ऐसे ऊपर बढ़ाएंगे तो फिर हमें 360 पे 0 प्राप्त हुआ था, तो हम फिर यहाँ 0 पे आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ग्राफ समझ में आ गया होगा। ये ग्राफ आपका बना हुआ है। नीचे जो होता है वो निगेटिव होता है, नीचे जो होता है वो निगेटिव होता है और ऊपर जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ग्राफ समझ में आ गया होगा। तो फैराडे का जो लॉ है, फैराडे का लॉ ये बोलता है कि अगर कोई कंडक्टर किसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को काटता है या फिर
कोई विद्युत चुंबकीय क्षेत्र किसी कंडक्टर को कट करता है तो हमारा एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, जिसका फॉर्मूला होता है VLB साइन थीटा। ओके फ्रेंड्स, और उस थीटा के स्थान पे हम अलग अलग डिग्रीज रख के देख लिए। हमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री पे प्राप्त हुई और सबसे मिनिमम वैल्यू 270 डिग्री पे प्राप्त हुई। ओके फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं फेराडेज फर्स्ट लॉ। फेराडेज फर्स्ट लॉ के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा फेराडेज फर्स्ट लॉ क्या होता है। जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन होता है तो परिपथ में ईएमएफ उत्पन्न होता है। ठीक, जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन होता है तो परिपथ में ईएमएफ उत्पन्न होता है, जिसका परिमाण चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के दर के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा फेराडे लॉ है ये वही है, जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन होता है तो परिपथ में ईएमएफ उत्पन्न होता है। इतना तो आपको फेराडे लॉ पता है। और इनका फर्स्ट लॉ यह कहता है कि जिसका परिमाण चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन, ये जो चुंबकीय फ्लक्स है मतलब डी फाई चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर, dt को हम दर बोलते हैं, मतलब परिवर्तन की दर। डी फाई मतलब चुंबकीय फ्लक्स और dt मतलब दर। तो चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर को ही हम ईएमएफ बोलते हैं। चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर को हम ईएमएफ बोलते हैं। यही हमारा फेराडेज फर्स्ट लॉ है। तो इसे हम न्यूमेन के नियम के से भी जानते हैं। फेराडेज फर्स्ट लॉ जो है इसे हम न्यूमेन के नियम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा फेराडेज फर्स्ट लॉ है इसे हम न्यूमेन के नियम से भी जानते हैं। इसका फॉर्मूला यही है कि हम चुंबकीय जो आप फॉर्मूला अगर याद कर लिए डी फाई बाई डी टी, अगर ये आपको याद हो गया तो इसे ही हम ईएमएफ बोलते हैं। तो आपको ये डिफिनेशन याद करने में दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको ये फार्मूला याद है कि ईएमएफ इज इक्वल टू डी फाई डी टी, तो हम चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर, चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर को ही हम ईएमएफ बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको इतना याद हो गया होगा, इसे ही हम न्यूमेन का नियम बोलते हैं। और डी फाई जो है हमारा फ्लक्स है, फ्लक्स में परिवर्तन, एंड जो dt है वो हमारा समय है, समय अंतराल। तो फ्रेंड्स, आइए दूसरा नियम देखते हैं। फेराडेज सेकंड लॉ क्या है। तो हम फ्रेंड्स पढ़ेंगे फेराडेज सेकंड लॉ। तो फेराडेज सेकंड लॉ जो है इसे हम लेंज का नियम भी बोलते हैं। तो इसका डिफिनेशन है, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह जिस कारण से उत्पन्न होती है उसी कारण का विरोध करती है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा फेराडे लॉ था उसमें जो हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है या प्रेरित धारा जो उत्पन्न होती है वो सदैव ऐसी होती है कि वो जिस कारण से उत्पन्न होती है उसी कारण का विरोध करती है। तो फ्रेंड्स, किसी परिपथ में विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह जिस कारण से उत्पन्न होती है उसी कारण का विरोध करती है। इसे हम लेंज का नियम भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको हम फॉर्मूले से भी याद कर सकते हैं। पहला नियम तो हमारा ये था कि फ्लक्स परिवर्तन की दर को हम ईएमएफ बोलते हैं। और जो हमारा ईएमएफ उत्पन्न हुआ है, ये ईएमएफ या फिर जो ईएमएफ की वजह से जो करंट उत्पन्न हुई है, ये ईएमएफ या करंट जिस कारण से उत्पन्न होती है, मतलब जिस कारण से उत्पन्न होती है, किस कारण से उत्पन्न हुई, इसकी वजह से फ्लक्स परिवर्तन की दर से उत्पन्न हुई और इसी कारण का विरोध करेगी। तो विरोध करती है, इसलिए इसके सामने निगेटिव साइन लगा दी गई है, इसीलिए हम इसके सामने निगेटिव साइन लगा दिए हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कि ईएमएफ जो हमारा उत्पन्न होता है, जो हमारा ईएमएफ या करंट उत्पन्न होता है, ये ईएमएफ जिस कारण से उत्पन्न होती है
मतलब इसी कारण से उत्पन्न होती है। डी/dt फ्लक्स परिवर्तन की दर की वजह से उत्पन्न होती है, और जिस कारण से उत्पन्न होती है उसी कारण का विरोध करती है ना, उसी कारण का विरोध करती है। माइनस साइन किस लिए लगा है? विरोध करने के लिए बताया गया है कि जिस कारण से उत्पन्न होती है उसी कारण का विरोध करती है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि ईएमएफ जिस कारण से उत्पन्न होती है उसी कारण का विरोध करती है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे डी/फाई जो है आपका फ्लक्स परिवर्तन है, एंड dt जो है समांतराल है, एंड ये जो निगेटिव साइन है ये दिशा को बताती है या फिर विरोध को बताती है कि हाँ जिस कारण से उत्पन्न हुई है उसी कारण का विरोध कर रही है। और n जो है यहाँ पे आपका जो n है वो नंबर ऑफ टर्न है, नंबर ऑफ टर्न, फेरों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न, इसको हम n को नंबर ऑफ टर्न बोलेंगे, ये फेरों की संख्या है। और ये जो निगेटिव साइन है ये दिशा को बताती है, या फिर ये बता रही, ये दिशा को बताने का मतलब ये बता रही है कि ये जिस कारण से उत्पन्न हुई है उसी कारण का विरोध करती है। तो अगला क्वेश्चन है अगला टॉपिक है टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ एंड करंट। हम ईएमएफ और करंट की डायरेक्शन को कैसे पता लगाएंगे? ओके, तो हमारे ईएमएफ और करंट की डायरेक्शन को पता लगाने के लिए फिर कई लॉ हैं, 3 लॉ हैं। एक तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है, एंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, एंड एक कॉर्क स्क्रू रूल है, जिससे हम करंट या ईएमएफ की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा। तो आइए हम जानते हैं कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल होता क्या है। तो फ्रेंड्स यदि इसकी डिफिनेशन है कि यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे तथा उनके पास वाली दोनों उंगलियों को एक दूसरे के लंबवत फैलाएं कि तीनों उंगलियां जो है हमारा अंगूठा और अंगूठे के पास वाली दोनों उंगलियां एक दूसरे के लंबवत मतलब 90 डिग्री पे हो। तो पहली उंगली मतलब अंगूठे की पास वाली उंगली है वो मैग्नेटिक फील्ड को बताएगी, और जो सेकंड उंगली है, दूसरी उंगली, वो हमारी धारा की दिशा को बताती है, और जो हमारा अंगूठा है वो चालक के चलने की दिशा को बताता है कि मतलब चालक किस तरफ चल रहा है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। पहली उंगली हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस तरफ है, और हमारी दूसरी उंगली जो है वो धारा की दिशा को बताती है कि हमारी धारा किस तरफ को फ्लो कर रही है, और अंगूठा हमारा क्या बताता है कि चालक के चलने की दिशा को बताता है। ओके फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे फिगर से समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स आपने ये हमारा राइट हैंड रूल था। तो राइट हैंड रूल में हमने क्या पढ़ा कि हमारी पहली उंगली यदि हम अपने हाथ को इस तरह फैलाएं कि हमारे अंगूठा और अंगूठे की पास वाली दोनों अंगुलियां, अंगूठा एंड अंगूठे के पास वाली दोनों उंगलियां इस तरह फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, मतलब इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, और इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो। तो फ्रेंड्स डिफिनेशन ये है कि हमारा अंगूठा और हमारी दोनों उंगलियां तीनों एक दूसरे के लंबवत में होनी चाहिए। तो ये जो हमारा थंब है, ये हमारा थंब क्या बताता है? चालक के चलने की दिशा, चालक के चलने की दिशा को बताता है। एंड जो ये वाली उंगली होती है
जो अंगूठे की बगल वाली उंगली होती है चुंबकीय क्षेत्र को बताती है, और चुंबकीय क्षेत्र को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो दूसरी उंगली होती है ये हमारी करंट को बताती है, और करंट को हम आई से लिखते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसका एक बार फिर से मैं डिफिनेशन आपको बता देती हूँ कि यदि हम अपने दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि हमारा दाएं हाथ के अंगूठे को हम दाएं हाथ को हम इस प्रकार फैलाएं कि हमारा दाएं हाथ का अंगूठा और उसके पास वाली दोनों उंगलियां तीनों एक दूसरे के लंबवत हों, मतलब तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे हों। तो हमारी पहली उंगली जो है वो चुंबकीय क्षेत्र को बताएगी, दूसरी उंगली करंट को बताएगी, और जो हमारा थंब होगा, अंगूठा होगा, वो बल या गति, चालक की दिशा, चालक के चलने की दिशा को बताता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल देख लेते हैं कि हमारा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है। तो सेम डिफिनेशन इसकी भी होती है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की, कि यदि हम अपने दाएं हाथ की उंगलियों को, दाएं हाथ के अंगूठे तथा उनके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि हमारे अंगूठे की पास वाली, मतलब पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र को बताए, और दूसरी उंगली करंट को बताए, और अंगूठा चालक की गति को बताता है। तो बस उसमें राइट हैंड रूल था, मतलब राइट हैंड के बारे में बताता था, मतलब दिशा इसमें है कि अगर आप राइट हैंड करेंगे तो दिशा चेंज हो जाएगी, एंड लेफ्ट हैंड करेंगे तो दिशा चेंज हो जाएगी। बाकी डिफिनेशन दोनों की सेम है, बस दिशा का कन्वर्जन है कि आप लोग देख लीजिए, राइट हैंड करेंगे तो दिशा राइट को होगी, एंड लेफ्ट हैंड लगाएंगे तो दिशा आपकी जो डायरेक्शन होगी लेफ्ट को होगी। तो आई फ्रेंड्स लेफ्ट हैंड रूल भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला है कॉर्क स्क्रू रूल। कॉर्क स्क्रू रूल, तो उसको हम पढ़ते हैं। इसकी डिफिनेशन है कि पेंच को दाएं हाथ से घुमाने पर पेंच की नोक चालक में बहने वाली धारा की दिशा में चले, तो जिस दिशा में पेंच को घुमाने के लिए अंगूठा घूमता है वह चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। तो इसका मतलब ये है फ्रेंड कि जैसे कि ये कॉर्क स्क्रू है, ठीक, ये एक कॉर्क स्क्रू है। अगर हम इसको घुमा रहे हैं, इस स्क्रू को हम घुमाना चाहते हैं, तो अगर हम इस तरफ से घुमाएंगे क्लॉकवाइज, इस तरह से हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हमारा, अगर हम अंगूठे से पकड़ के घुमा रहे हैं, मतलब राइट हैंड से घुमा रहे हैं, तो हमारा अंगूठा जो है वो क्लॉकवाइज चलेगा। अगर हम लेफ्ट हैंड से घुमा रहे हैं तो हमारा अंगूठा एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। तो यही इसमें बताया गया है फ्रेंड्स। इस कॉर्क स्क्रू रूल का मतलब यही है कि अगर हम किसी स्क्रू को राइट हैंड से पकड़ के घुमाते हैं तो हमारा जो अंगूठा है वो क्लॉकवाइज चलेगा, और जो अगर हम लेफ्ट हैंड से पकड़ के घुमाएंगे तो हमारा जो अंगूठा है वो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये डिफिनेशन भी समझ में आ गई होगी। तो जो हमारे अंगूठे की दिशा होगी वह चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। तो हमारे जो अंगूठे की दिशा होगी वो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो एक यहाँ पे नोट पॉइंट लिखा है हमने। नोट पॉइंट यह है कि घूमने वाली मशीन से कभी भी डायरेक्टली तार में डीसी वोल्टेज उत्पन्न नहीं होती है। जो हमारी घूमने वाली कोई भी मशीन हो, डायरेक्टली हम तार से डीसी मशीन नहीं उत्पन्न कर सकते हैं। हमेशा मतलब वो घूमने वाली जो भी मशीन होगी उसमें से हमेशा
एसी वोल्टेज ही उत्पन्न होगा, डीसी वोल्टेज कभी नहीं उत्पन्न होगा। यहाँ तक कि अगर हम डीसी जनरेटर में भी डीसी जनरेटर जो होता है उसमें आर्मेचर में भी एसी ही उत्पन्न होता है, तो एसी को हम डीसी में कन्वर्ट करते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। तो आपका पहला चैप्टर एंड हो जाता है यहीं पे। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ सपोर्ट करें। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसे लगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।